हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ BCOE 143, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को भी परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के डिस्कस कराए हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो आप अपने आने वाले एग्जाम में 90+ मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना है क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जिसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सब्जेक्ट कोड अपना इंटर करना होगा, दैट इज़ BCOE 143, और आपको वहाँ से गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी परेशानी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321, और इस तरह से हमारे गेस्ट पेपर से अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, वापस हम अपने आज के सेशन के ऊपर आते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो देखें क्या है, व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिस्कस द रोल ऑफ ए फाइनेंस मैनेजर। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और एक फाइनेंस मैनेजर का क्या रोल होता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। सो द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी संगठन के जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि उसको प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना या फिर कंट्रोल करना, ठीक है, तो ये सारा जो मैनेजमेंट का जो जिम्मा होता है वो किसका होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। ये उसी की एक प्रोसेस है। इट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अचीव द गोल्स ऑफ अ बिजनेस। तो किसी भी बिजनेस के जो गोल्स होते हैं उसके अंदर जो मनी का डिपार्टमेंट होता है या फिर जो उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट होता है, उसको ये मैनेज करता है। द मेन एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू इंश्योर दैट funds are available when needed and are used efficiently to maximize profits and the value of the organization। और इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन काम ये होता है कि ये पक्का करते हैं कि जो हमारे पास फंड्स हैं वो अवेलेबल हो जब ज़रूरत पड़े तो, और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि हम उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें ताकि हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का वैल्यू भी बेहतर हो, ठीक है। तो मतलब कि पैसों की एक अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या की जाती है, मैनेजमेंट की जाती है, दैट इज़ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आगे देखेंगे, इन एवरी बिजनेस फाइनेंस इज अ कंसिडर्ड द लाइफ ब्लड बिकॉज ऑल एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड एक्सपेंशन रिक्वायर्ड मनी। Therefore, proper financial management is essential for the success and growth of a business। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी भी बिजनेस के अंदर, ठीक है, चाहे वो कोई बहुत ही छोटा बिजनेस हो या फिर कोई बहुत ही बड़ा बिजनेस हो, ठीक है, आप किसी भी बिजनेस में देखोगे कि जो मनी है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपके कोई भी जो रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, कि कोई भी जो रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, उसके लिए आपको मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो बिजनेस होता है, कोई भी बिजनेस हो, फाइनेंस को कंसीडर किया जाता है लाइफ ब्लड, ठीक है, कि ये मतलब बिल्कुल जैसे लाइफ के लिए कैसे ब्लड इंपॉर्टेंट है उस तरह से, ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, एक्सपेंशन हो, उन सब में हमको क्या चाहिए होता है, पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसीलिए एक प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेस के ग्रोथ, ठीक है, या फिर उसके सक्सेस के लिए। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको समझते हैं। Financial management refers to the management of a firm's financial resources in order to achieve its objectives. It involves decisions related to investment, financing and distribution of profits। अब क्या कहता है कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं किसी भी फर्म्स के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उसको मैनेज करता है, ताकि उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब जो भी उनके मेन लक्ष्य हैं, जो भी उनको हासिल करना है वो अचीव कर सकें, ठीक है। और इसके अंदर कुछ डिसीजंस होते हैं जो रिलेटेड होते हैं इन्वेस्टमेंट से, फाइनेंसिंग से और साथ ही साथ प्रॉफिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन से। इट हेल्प्स अ बिजनेस मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड अचीव लॉन्ग टर्म ग्रोथ।
और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो हेल्प करता है बिजनेस को एक स्टेबिलिटी को बनाए रखने में और साथ ही साथ अचीव करने में लॉन्ग टर्म ग्रोथ को, ठीक है, कि हमको एक लंबे समय तक के लिए क्या मिले, ग्रोथ मिले, ठीक है। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स आर, फर्स्ट इज द मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करना यानी बढ़ाना। सेकेंड, इंक्रीजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, जो शेयर होल्डर्स हैं जो अपने पैसे लगा रहे हैं आपके बिजनेस में उनके वेल्थ को बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज़ करना। नेक्स्ट, इंश्योरिंग प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ये पक्का करना कि जो हमारे पास फंड्स हैं यानी जो मनी है उसका हम सही से बेहतर तरीके से क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ द मेंटेनिंग लिक्विडिटी को भी मेंटेन करते हैं ये, ठीक है, और रिड्यूस करना, जो भी फाइनेंशियल रिस्क होते हैं उसको रिड्यूस करना, ठीक है, यानी कि यहाँ पे रिस्क को कम करते हैं, ठीक है। अब एक फाइनेंस जो मैनेजर होता है उसका क्या यहाँ पे भूमिका होता है, क्या रोल होता है वो समझते हैं। सो ए फाइनेंस मैनेजर प्ले अ वाइटल रोल इन मैनेजिंग द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो जो भी हमारे पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक होते हैं फाइनेंशियल अफेयर्स को देखरेख करने वाले फाइनेंशियल मैनेजर, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं वो जितने भी इसके अंदर फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं, ठीक है, यानी मनी रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको ये क्या करते हैं, देखरेख करते हैं, ठीक है, इसको ये मैनेज करते हैं। तो इनका अहम भूमिका हो जाता है ये सारी चीज़ों को देखरेख करने में, पैसों से मिलती हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो द फॉलोइंग आर द मेजर रोल्स ऑफ ए फाइनेंस मैनेजर, और यहाँ पे कुछ मेजर रोल्स जो होते हैं फाइनेंस मैनेजर के वो हम यहाँ पे एक एक करके देखने वाले हैं। सो द फर्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उसका एक एस्टिमेशन बनाना। द फाइनेंस मैनेजर एस्टिमेट्स द अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग एंड ऑपरेटिंग द बिजनेस, तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में या ऑपरेट करने में कितने हमें फंड्स की ज़रूरत होगी, इसका एक एस्टिमेट बना करके फाइनेंस मैनेजर देता है। प्रॉपर एस्टिमेशन हेल्प अवॉइड शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ फंड्स, अब प्रॉपर अगर एस्टिमेट हमारा अच्छा होगा, बेहतर होगा, तो ये मदद करता है कि जो शॉर्टेज हो जाए उसको अवॉइड करता है, यानी कि पैसे की कमी नहीं हो, और ना ही एक्सेस हो जाए फंड, ठीक है, यानी कि हमारे फंड्स इक्वल हो जितने हमारे ज़रूरत हैं, जितने हमारा एस्टिमेट है, ठीक है, ठीक है। तो इसके ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। सेकेंड इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, सो द फाइनेंस मैनेजर अरेंज फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। तो यहाँ पे इनका काम होता है कि जो फंड्स हमें ज़रूरत है उसको ये अरेंज करते हैं अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग स्रोत से, जैसे शेयर्स के वजह से, ठीक है, शेयर्स दे करके, ठीक है, डिबेंचर से, ठीक है, फिर तुम्हारे लोन्स हो गए और रिटेन्ड अर्निंग्स हो गए। तो इन सब जगहों से ये क्या करते हैं, जो भी फंड्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं इसको ये यूज़ करते हैं। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू ऑब्टेन फंड्स एट लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, और यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि जो भी हम फंड्स यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे वो कम से कम, जितने भी कम से कम कॉस्ट हो सके उस पर हम इसको हासिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है ये भी यहाँ पे ये देखते हैं। द फाइनेंस मैनेजर डिसाइड्स वेयर एंड हाउ द अवेलेबल फंड्स शुड बी इन्वेस्टेड, तो ये भी ये देखते हैं कि कहाँ और कैसे जो हमारे पास फंड्स हैं उसको हम इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट शुड जनरेट मैक्सिमम रिटर्न्स वाइल मेंटेनिंग सेफ्टी, तो यहाँ पे सेफ्टी के साथ साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिले, ये होना चाहिए हमारे इन्वेस्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो कहीं पर भी हम इन्वेस्ट करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, रिटर्न्स मिले, साथ ही साथ एक सेफ्टी भी रहे कि जो हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं वो हमारे पास मतलब सिक्योर हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, सो द वर्किंग कैपिटल इज़ नीडेड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, तो जो भी हमारे मतलब प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं, वर्किंग कैपिटल्स जो होते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें जो डे टू डे ऑपरेशन होते हैं वहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है, मतलब हर दिन के जो काम हो रहे हैं उसमें वर्किंग कैपिटल्स की ज़रूरत होती है। द फाइनेंस मैनेजर इंश्योर्स एडिक्वेट कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स टू कीप बिजनेस एक्टिविटीज़ रनिंग स्मूथली, तो यहाँ पे यही चीज़ जो फाइनेंस मैनेजर का यहाँ पर रोल हो जाता है कि ये पक्का करते हैं कि जो भी हमें कैश चाहिए या फिर जो इन्वेंट्री होता है या फिर जो भी हमारे पास रिसीवेबल्स है वो हमारे पास हो, ताकि जो बिज़नेस का जो एक्टिविटी है वो स्मूथली चलता रहे, ठीक है, मतलब अच्छे से वो रन करे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ना हो, तो ये भी इनको ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट प्लानिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सो द फाइनेंस मैनेजर डिसाइड्स how much profit should be retained for future growth and how much should be distributed to shareholders as dividends, तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर जो होते हैं, फाइनेंस मैनेजर, वो ये डिसाइड करते हैं कि कितने जो प्रॉफिट होंगे उसको हम आगे के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेंगे और कितने जो होंगे जो हम अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये इन्हीं का काम होता है कि हमारे जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये डिसाइड करते हैं।
नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कंट्रोल। द फाइनेंस मैनेजर मॉनिटर्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थ्रू बजटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स। दिस हेल्प्स इम्प्रूव इफिशियंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सो जो फाइनेंस मैनेजर होते हैं वो यहाँ पे मॉनिटर करते रहते हैं टाइम टू टाइम पे कि जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, चाहे उनके बजट के दौरान हो, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस में हो, या फिर कॉस्ट को कंट्रोल करने के टेक्निक्स में हो, उसको वो कैसे बेहतर कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये उनकी एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को भी बेहतर करता है। तो ये भी इनका एक काम होता है कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना। नेक्स्ट इज द रिस्क मैनेजमेंट। द फाइनेंस मैनेजर आइडेंटिफाइज फाइनेंशियल रिस्क्स and take necessary measures to minimize losses arising from market change, interest rates and or economic uncertainties. So यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर जो होते हैं वो पहले से जो भी फाइनेंशियल रिस्क होने वाले होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान लेते हैं, और जो भी ज़रूरी कदम होते हैं उस समय वो उठाते हैं जिससे कि उनको लॉस कम से कम हो, ठीक है। किससे? मार्केट बदलता है उससे, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उससे, या फिर कोई भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ आती है, यानी अचानक से होने वाले बदलाव की वजह से, ठीक है। तो जो भी फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं उसको कम से कम हो, ठीक है, लॉस हमारा कम से कम हो, ऐसे कदम उठाते हैं वो, ठीक है। अब हम कंक्लूजन में समझेंगे कि आखिर ये पूरा कंक्लूड करके क्या बताता है। सो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ एन इसेंशियल फंक्शंस ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का एक बहुत ही क्या है, इसेंशियल, ज़रूरी ये काम है, क्या? फाइनेंस को मैनेज करना, ठीक है। इट इंश्योर्स द इफेक्टिव एक्विजन्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इसके इफेक्टिव और यूटिलाइजेशन करना अपने फंड्स को, ठीक है। ए फाइनेंस मैनेजर प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्लानिंग, ऑब्टेनिंग, इन्वेस्टिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर जो होते हैं, फाइनेंस मैनेजर, उनका बहुत ही अहम रोल हो जाता है, ठीक है, प्लान करने में, ऑब्टेन करने में, इन्वेस्ट करने में, और साथ ही साथ कंट्रोल करने में, जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उसको, ठीक है, चाहे वो कैसे उसको लाएंगे, कैसे उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, कैसे प्लानिंग करेंगे या फिर कंट्रोल करेंगे, रिस्क होने पे कैसे उसका सही इस्तेमाल करेंगे, ये सारे उनके रोल्स हो जाते हैं। इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट लीड्स टू बिजनेस ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाए तो इससे बिजनेस ग्रो करेगा, प्रॉफिट अच्छा होगा, और हमें लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहेगी, यानी कि स्थिरता भी रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो रोल होता है फाइनेंशियल मैनेजर का वो बहुत ही अहम हो जाता है किसी भी बिजनेस के अंदर, उसके फाइनेंस के डिपार्टमेंट में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ व्हाट आर द शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस के जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं उनको हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। सो the short term sources of finance are the funds that a business borrows or obtains for a period of less than 1 year. So यहाँ पे जैसा कि हम समझ रहे हैं कि जो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं वो वैसे फंड्स होते हैं जो बिजनेस के लिए बोरो किए जाते हैं या फिर ऑब्टेन किए जाते हैं 1 साल से कम समय के लिए, ठीक है। जो पीरियड होता है इसका लेस दैन 1 ईयर होता है। These sources help a business meet its day-to-day expenses such as purchasing raw materials, paying wages, मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड कवरिंग अदर वर्किंग कैपिटल्स नीड। सो ये सारे जो सोर्सेज होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ये बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स को परचेज करने में, ख़रीदने में, कच्चे माल के, ठीक है, पेइंग वेज, तनख्वाह देने में, इन्वेंट्री को मैनेज करने में, और जो वर्किंग कैपिटल्स की ज़रूरत है उसको कवर करने में। शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर्स स्मूथ बिजनेस ऑपरेशंस एंड हेल्प मेंटेन लिक्विडिटी। अब ये जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है वो बहुत ही अहम हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस को बेहतर काम करने में और हमारे लिक्विडिटी को मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। अब कुछ शॉर्ट टर्म सोर्सेज जो हैं फाइनेंस के वो यहाँ पे हम देखते हैं। सो द मेजर शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस, फर्स्ट इज ट्रेड क्रेडिट। सो द ट्रेड क्रेडिट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ये बहुत ही मोस्ट कॉमन है, ठीक है, ज़्यादातर ये देखने को मिलता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर। सप्लायर्स अलाउ बिजनेसेस टू परचेज गुड्स नाउ एंड पे फॉर देम लेटर। तो यहाँ पे सप्लायर जो होते हैं वो अलाउ करते हैं बिजनेसेस को कि वो अभी गुड्स को परचेज करें और पैसे जो है वो बाद में पे कर सकते हैं। द पेमेंट पीरियड मे रेंज फ्रॉम 30 to 90 डेज। लेकिन यहाँ पे जो पेमेंट का जो पीरियड होता है वो 1 मंथ से 3 मंथ तक, यानी कि 30 day to 90 days होता है। दिस हेल्प बिजनेसेस कंटिन्यू ऑपरेशंस विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट। ये हमारे बिजनेस को कंटिन्यू रखने के में मदद करता है बिना किसी इमीडिएट पेमेंट के। अगर हमारे पास पैसा भी नहीं है हम बाद में अपने बिजनेस से प्रॉफिट करके उसको पे कर सकते हैं, ठीक है।
तो दैट इज ट्रेड क्रेडिट। सेकेंड इज द बैंक ओवरड्राफ्ट। सो द बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलाउ अ बिजनेस टू विदड्रॉ मोर मनी दैन द बैलेंस अवेलेबल इन इट्स बैंक अकाउंट। सो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब होता है कि ऐसी फैसिलिटी है जो बिजनेस को अलाउ करती है कि वो अपने अकाउंट के अंदर जो उनके पास पैसे हैं उससे ज़्यादा पैसे वो विड्रॉ कर सकते हैं। द बिजनेस पे इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट ओवरड्रॉ। और यहाँ पे जो बिजनेस जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट उन पैसों का देगा जो अपने अमाउंट से ज़्यादा वो उन्होंने विड्रॉ किया है। जैसे कि आपके अकाउंट में 10 के अमाउंट है और आपने बैंक से 20 के विड्रॉ किया है, ठीक है। सो जो 10 के जो है जो आपके पहले से था उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जो बचा हुआ जो 10 के एक्स्ट्रा है उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। सो द नेक्स्ट इज इट इज़ यूजफुल फॉर मीटिंग टेम्प्रोरी कैश शॉर्टेज। तो जो टेम्प्रोरी कैश शॉर्टेज होता है उसको पूरा करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट इज बैंक लोन्स, जो सबको पता होगा, ठीक है। बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर अ फ्यू मंथ अप टू 1 ईयर। तो बैंक यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है 1 साल से कम के लिए, ठीक है, कुछ महीनों के लिए। देज लोन्स हेल्प बिजनेसेस मीट अर्जेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। तो जो बिजनेस के अंदर अर्जेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आती है यानी कि अचानक से, ठीक है, जो अर्जेंट हमको फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ती है उसको ये हेल्प करती है, ये सारी जो लोन्स होती है। द बोरोवर रिपेज द लोन एलॉन्ग विथ इंटरेस्ट विद द एग्रीड पीरियड। अब यहाँ पे जो बोरो करने वाला है यानी कि जिन्होंने पैसे लिए हैं वो उस लोन को पे करेंगे इंटरेस्ट के साथ, एक जो मतलब एग्रीड पीरियड है यानी कि जिस टाइम को हम देने के लिए मतलब एग्री हुए हैं उस टाइम पे हम इसको पे करेंगे विथ इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज कैश क्रेडिट। सो अंडर कैश क्रेडिट बैंक्स प्रोवाइड ए बोरोइंग लिमिट टू बिजनेसेस अगेंस्ट सिक्योरिटी सच एज इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कैश क्रेडिट के अंदर अगर हम देखें तो बैंक जो है वो एक लिमिट के अंदर बिजनेस को कुछ पैसे देती है, ठीक है, और वो उसके खिलाफ मतलब उसके अगेंस्ट में कुछ सिक्योरिटी रखती है जैसे कि आपकी इन्वेंट्री या फिर आपके रिसीवेबल्स। द बिजनेस कैन विड्रॉ मनी एज नीडेड विद इन द अप्रूव्ड लिमिट एंड पे इंटरेस्ट ओनली ऑन द अमाउंट यूज्ड। अब यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट जो बैंक ने दिया है जितना कि हम ले सकते हैं उसके अंदर बिजनेस अपने पैसे को निकाल सकती है जब उसकी ज़रूरत हो, और लेकिन ये जो अप्रूव्ड लिमिट है उसके अंदर भी ही निकाल पाएगी, ज़्यादा नहीं उससे निकलेगा। साथ ही साथ जितना पैसे वो निकाल के यूज़ करेगी उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कॉमर्शियल बिल्स। सो बिजनेसेस कैन रेज शॉर्ट टर्म फंड्स बाय डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज विथ बैंक्स। तो जो यहाँ पे बिजनेसेस हैं वो क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म फंड्स जो हैं वो रेज कर सकते हैं अपने डिस्काउंटिंग बिल्स से, ठीक है, उनके एक्सचेंज के बदले बैंक से, ठीक है। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द बिल्स मैच्योरिटी डेट द बिजनेस रिसीव्स कैश इमीडिएटली आफ्टर पेइंग ए स्मॉल डिस्काउंट चार्ज। तो अपने जो बिल्स हैं उनके मैच्योरिटी डेट होने का वेट करने के बजाय यहाँ पे जो बिजनेस है वो अपने कैश को इमीडिएटली रिसीव कर सकते हैं एक डिस्काउंट चार्ज को पे करके, ठीक है। नेक्स्ट इज कस्टमर एडवांसेस। सम कस्टमर्स पे एन एडवांस बिफोर रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज। कुछ कस्टमर्स जो होते हैं वो यहाँ पे पहले ही, ठीक है, अपने एडवांस पे करते हैं अगर वो गुड्स और सर्विसेज नहीं रिसीव किए हैं उससे पहले, मतलब कि सामान लेने से पहले ही आपने क्या कर दिया है, पैसे यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। These advances provides immediate funds to the business and reduce their needs for external borrowing। अब ऐसे में क्या होता है, जो बिजनेस होता है उसको क्या हो गया, इमीडिएट फंड्स जो उसको चाहिए था वो मिल गया। अब वो उसको जो ज़रूरत था एक्सटर्नल बोरोइंग का वो अब यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो भी मतलब मान लो कि किसी ने हमें ऑर्डर दिया, ठीक है, जो मतलब थाउजेंड्स ऑफ गुड्स का हम ऑर्डर आया, ठीक है, तो हमने क्या बोला, ठीक है भैया आपने ऑर्डर दिया, बट उन्होंने ऑर्डर के साथ साथ हमें कुछ पेमेंट भी की है, ठीक है, एडवांस किया, ठीक है, हमारे गुड्स देने से पहले उन्होंने हमें कुछ पेमेंट भी कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो हमारे नीड थे, ठीक है, कि हम किसी से एक्सटर्नल बोरोइंग करते वो हमारी कम हो गई, घट गई, अब हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पैसे आ गए, तो हम रॉ मटेरियल से ले लेंगे, ठीक है, जो वेज देने हैं वो वेज हम दे पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज फैक्टरिंग। So next is the factoring. So the factoring involves selling accounts, receivables, debitor, that is the debitor, to a financial institutions called a factor. तो यहाँ पे फैक्टरिंग में हम देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे जो सेलिंग अकाउंट्स है दैट इज द रिसीवेबल्स, इसको डिबेटर्स भी कहते हैं, उसको एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको कि फैक्टर कहा जाता है उनको ये सेल कर देते हैं। द फैक्टर प्रोवाइड्स इमीडिएट कैश एंड लेटर कलेक्ट्स द पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। अब यहाँ पे जो फैक्टर है उन्होंने क्या करना है, तुरंत ही उनको कैश दे देना है, ठीक है, जो यहाँ पे वो है क्या करेंगे,
प्रोवाइड कर देंगे कैश, और बाद में वो जो पेमेंट है वो कस्टमर से कलेक्ट करेंगे, और ये कहीं ना कहीं कैश फ्लो को इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पे फैक्टर का अहम रोल हो जाता है, ठीक है, कैश को मतलब देने में, ठीक है। नेक्स्ट हम कंक्लूजन में इसको बताएंगे, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस प्ले अ वाइटल रोल इन मीटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। तो शॉर्ट टर्म जो सोर्स है फाइनेंस का वो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है वर्किंग कैपिटल के जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं बिजनेस के अंदर उसको पूरा करने में। सोर्सेज सच एज ट्रेड क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन्स, कैश क्रेडिट, कमर्शियल बिल्स, customer advances and factoring help businesses maintain a smooth operations and manage temporary financial needs। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे सोर्सेज हैं, जैसे कि हमने देखा ट्रेड क्रेडिट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक के लोन्स हैं, कैश क्रेडिट है, कमर्शियल बिल्स हैं, फिर कस्टमर एडवांसेस होते हैं जो कस्टमर पहले से देते पैसे, ठीक है, फैक्टरिंग हो गया जहाँ पे फैक्टर का अहम रोल हो जाता है। ये सारे जो हैं वो बिजनेस को बेहतर तरीके से काम करने में और उनके जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उसको टेम्प्रेरी मैनेज करने में बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। प्रॉपर यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज इंश्योर बिजनेस स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इस जो सोर्सेज है हमारे पास इतने, उसका अगर हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने बिजनेस में स्थिरता बनाए रखेंगे और साथ ही साथ हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो भी बेहतर तरीके से काम करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं दैट इज एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए डिविडेंड पॉलिसी। So, a dividend policy is the policy followed by a company regarding the distribution of profits to its shareholders। तो डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है? एक ऐसा पॉलिसी होता है जहां पर एक कंपनी के अंदर के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके बीच में प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आफ्टर अर्निंग प्रॉफिट्स ए कंपनी कैन आइदर डिस्ट्रीब्यूट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स एज डिविडेंड्स और रिटेन देम फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो जब कंपनी कोई अपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो वो क्या करती है, या तो उसको अपने डिविडेंड्स के साथ प्रॉफिट्स को शेयर करती है उसके पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके, और उसको रखती है अपने फ्यूचर के ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। अ गुड डिविडेंड पॉलिसी हेल्प्स मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन रिवार्डिंग शेयर होल्डर्स एंड मीटिंग द फाइनेंशियल नीड ऑफ द कंपनी। तो एक बेहतर जो डिविडेंड पॉलिसी है वो यही होता है जहाँ पर हम दोनों चीज़ में बैलेंस करते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को रिवार्ड भी देते हैं एज अ प्रॉफिट और साथ ही साथ जो कंपनी की जो फाइनेंशियल नीड होती है उसको भी पूरा करते हैं। अब इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हम समझते हैं यहाँ पे। सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए डिविडेंड पॉलिसी, फर्स्ट टू प्रोवाइड रेगुलर इनकम टू शेयर होल्डर्स। So one of the main objectives of a dividend policy is to provide a steady and regular income to shareholders। जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनको लगातार, ठीक है, मतलब कि एक बेहतर और रेगुलर मतलब लगातार उनको क्या मिलना चाहिए, एक उनका जो भी अपना इनकम है वो उनको मिलना चाहिए। ये एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारा डिविडेंड पॉलिसी का। मेनी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन कंपनीज एक्सेप्टिंग पीरियोडिक रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं अपना जो पीरियोडिक रिटर्न्स हैं उसके अलावा एज अ डिविडेंड, ठीक है। रेगुलर डिविडेंड्स इंक्रीज इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन। और ये जो डिविडेंड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को और सेटिस्फैक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज़ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, शेयर होल्डर्स के वेल्थ को बढ़ाना। ए डिविडेंड पॉलिसी एम्स टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो जो डिविडेंड पॉलिसी होता है उसका जो मेन एम होता है वो होता है शेयर होल्डर्स के वेल्थ को बढ़ाना। बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स appropriately and maintaining company growth, the value of shares can increase over time benefiting shareholders। और जो हमारा जो प्रॉफिट होता है उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अप्रोप्रिएटली और कंपनी की ग्रोथ को मेंटेन करने के साथ साथ, और जो वैल्यू होता है शेयर का वो बढ़ता है टाइम के साथ जो कि शेयर होल्डर्स को बेनिफिट पहुंचाता है। नेक्स्ट इज टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन डिविडेंड पेमेंट्स। A good dividend policy seeks to provide a stable and consistent dividend payments। तो एक जो डिविडेंड पॉलिसी होता है वो अच्छा तभी कहलाता है जब वो अपने आप को स्टेबल रखता है और कंसिस्टेंट रखता है पेमेंट्स के अंदर। सडन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन डिविडेंड कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी अमॉन्ग इन्वेस्टर्स। और अचानक से अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं उनके इन्वेस्टर्स के बीच में अनसर्टेनिटी को क्रिएट करता है। स्टेबल डिविडेंड्स इंप्रूव द कंपनीज रेपुटेशन एंड अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स। और वहीं अगर हमारा डिविडेंड बहुत ही स्टेबल होता है यानी कि स्थिर होता है तो वो कंपनी के रेपुटेशन को भी बेहतर करता है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करता है। जैसे मान लो कि कंपनी अगर प्रॉफिट कर रही है तो ये कहीं ना कहीं एक स्टेबल ग्राफ दिखाएगा कि
कि कंपनी लगातार ऐसे ऐसे प्रॉफिट कर रही है तो क्या होगा कि और इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करेंगे। बट वही अगर अचानक से कंपनी बहुत प्रॉफिट कर रही है और अचानक से बहुत ज़्यादा लॉस जा रहा है तो इसमें कोई भी इन्वेस्ट करने से थोड़ा हिचकेगा या फिर नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज टू इंश्योर एडिक्वेट रिटेन्ड अर्निंग्स। Another important objectives is to retain a portion of profits for future business needs। और एक और जो इसका मेन एक जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि कुछ जो हमारा प्रॉफिट होगा उसको हम रिटेन करके रखेंगे, यानी अपने पास रखेंगे, ताकि जो हमारे भविष्य में जो बिजनेस में ज़रूरतें हैं उसको हम उससे पूरा कर सकें, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स हेल्प फाइनेंस एक्सपेंशंस प्रोजेक्ट्स, परचेजेज एसेट्स, repay debts and meet unexpected financial requirements without depending heavily on external sources of finance। अब जो हम यहाँ भी क्या कर रहे हैं, अपने जो भी प्रॉफिट्स को अगर हम रख रहे हैं, थोड़ा बहुत जो उसका रिटेन कर रहे हैं, वो हमें हेल्प करेगा हमारे जो भी फाइनेंशियल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें, हमें कुछ एसेट्स परचेज करना है उसके अंदर, हमारे जो पुराने डेब्ट्स हैं उसको रीपे करने में, या फिर जो भी हमारे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हो जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, तो उसको हम अचानक से अगर पूरा करना है तो वो हम पूरा कर सकते हैं बिना किसी दूसरे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस पे डिपेंड हुए, ठीक है। नेक्स्ट इज टू इन्हेंस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है, तो जो मार्केट वैल्यू जो है शेयर का उसको इन्हेंस करने में भी हेल्प करता है। ए वेल प्लान डिविडेंड पॉलिसी पॉजिटिवली अफेक्ट्स द मार्केट प्राइस ऑफ अ कंपनी शेयर। तो एक बेहतर से अगर हमारा डिविडेंड पॉलिसी अगर बेहतर होगा, वेल प्लान होगा, तो ये क्या करता है, हमारे मार्केट में जो कंपनी का जो शेयर है उसको पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। इन्वेस्टर्स जनरली प्रेफर कंपनीज विथ अ रिलायबल डिविडेंड रिकॉर्ड। जैसा कि हमने भी बताया कि कोई भी अगर इन्वेस्टर है वो ये देखता है कि कंपनी का कैसा उसका डिविडेंड रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, अगर वो रिलायबल है तो वो उसको कंपनी को प्रेफर करते हैं। एज डिमांड ऑफ द शेयर्स इंक्रीज देयर मार्केट वैल्यू ऑल्सो राइज। अगर किसी कंपनी की डिमांड होगा, शेयर्स जो होंगे वो अगर बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्स होंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो मार्केट वैल्यू होगा वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इसको मतलब बहुत हेल्प करता है कंपनी के ग्रोथ में। नेक्स्ट, टू अट्रैक्ट एंड रिटेन इन्वेस्टर्स। अ रीजनेबल डिविडेंड पॉलिसी हेल्प्स अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टर्स एंड रिटेन एग्जिस्टिंग वंस। तो जो अगर हमारा एक रीजनेबल डिविडेंड पॉलिसी होगा, ठीक है, बेहतर डिविडेंड पॉलिसी होगा, तो वो नए नए इन्वेस्टर्स को तो अट्रैक्ट करेगा ही, और साथ ही जो हमारे पहले से इन्वेस्टर्स हैं उनको भी रिटेन करके रखेगा। इन्वेस्टर्स ऑफन कंपेयर डिविडेंड पेइंग कंपनीज बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पहले कंपेयर करते हैं, जैसे हम भी कोई ऑब्जेक्ट्स लेते हैं या फिर कोई भी हम, ठीक है, एप्लियंसेस भी लेते हैं, जैसे फ़ोन लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले अलग अलग कंपनीज़ के जो भी उसमें फीचर्स हैं, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। उसी तरह से कोई इन्वेस्टर्स है तो वो भी कंपनी के अंदर डिविडेंड जो पेइंग है कंपनी, उनके अंदर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेते हैं। रेगुलर डिविडेंड्स क्रिएट ट्रस्ट एंड लॉयल्टी अमॉन्ग शेयर होल्डर्स। और अगर हम रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड देते रहेंगे तो ये ट्रस्ट और लॉयल्टी जो है वो क्रिएट करेगा शेयर होल्डर्स के बीच में। नेक्स्ट इज टू मेंटेन फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। द डिविडेंड पॉलिसी शुड अलाउ द कंपनी टू मेंटेन सफिशिएंट फंड्स फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ एंड इमरजेंसीज। जो डिविडेंड पॉलिसी होता है उसको चाहिए कि वो कंपनी को अलाउ करे कि उसके पास सफिशिएंट फंड हो, ताकि आगे जो भी हमारे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हो या फिर कभी कोई इमरजेंसी आए तो उसमें उसका इस्तेमाल किया जा सके। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प्स द कंपनी फेस इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ एंड बिजनेस चैलेंजेस इफेक्टिवली। क्योंकि फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी होने से क्या होगा, कंपनी कभी भी अगर कोई भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ आ गया या फिर किसी तरह से बिजनेस को कुछ चैलेंजेस पहुंचा तो उसको वो इफेक्टिवली इफेक्टिवली उसको मैनेज कर सकती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास फाइनेंसेस होंगे, अच्छे से हम डिविडेंड को बचा के रखेंगे आगे के लिए, तो ये बेहतर रहेगा। नेक्स्ट, टू बैलेंस ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अ डिविडेंड पॉलिसी एम्स टू बैलेंस द इंटरेस्ट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड द ग्रोथ ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी का ये भी यहाँ पे लक्ष्य होता है कि जो भी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट है उसको भी बैलेंस करें, साथ ही साथ जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी ग्रोथ के लिए उसको भी वो कंप्लीट करें। While shareholders expect dividends, the company also needs funds for expansion and development। अगर हमारे शेयर होल्डर्स जो हैं वो कुछ डिविडेंड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कंपनी को ये भी ध्यान देना होगा कि जो हमारे कंपनी का एक्सपेंशन और डेवलपमेंट में जो फंड्स की ज़रूरत है वो भी पूरा हो। अ प्रॉपर बैलेंस इंश्योर्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। और इनके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस बनाना कहीं ना कहीं हमें एक लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है किसी भी कंपनी के लिए, कंपनी के ग्रोथ के लिए। तो कंक्लूजन में हम बताएंगे, in conclusion, the main objectives of a dividend policy are to provide regular income to shareholders, maximize shareholder wealth, maintain stable dividends, support business growth
एंड इन्हेंस द कंपनीज मार्केट वैल्यू। तो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है डिविडेंड पॉलिसी का, वो होता है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको रेगुलर इनकम मिलता रहे, हमारे शेयर होल्डर्स के वेल्थ को ये बढ़ाता है, ठीक है, डिविडेंड्स को स्टेबल करता है, साथ ही साथ हमारे बिजनेस के ग्रोथ में सपोर्ट करता है और कंपनीज का जो मार्केट वैल्यू है उसको भी बेहतर करता है। An effective dividend policy helps achieve financial stability and ensures the long-term growth and success of the company while satisfying the expectations of shareholders। तो एक बेहतर डिविडेंड पॉलिसी वही होता है जो मदद करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने में और कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ और सक्सेस पहुंचाने में, साथ ही साथ जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनकी भी उम्मीदों को ये पूरा करता है। तो ये होता है एक डिविडेंड पॉलिसी जो कि बेहतर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, explain the significance of cost of capital। So the cost of capital refers to the minimum rate of return that a company must earn on its investment to satisfy its investors and lenders। So कोई भी कंपनी जो है वो कितना मिनिमम अपना रेट ऑफ रिटर्न रख सकती है किसी भी जगह पे जहाँ पे वो अर्न कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स और लेंडर्स को सेटिस्फाई कर सके। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज़ द कॉस्ट incurred by a business for raising funds through equity shares, preference shares, debentures, loans और retained earnings। तो वैसा ही हुआ कि अगर हम सामान्य भाषा में समझे तो ये वो कॉस्ट होता है जो किसी भी बिजनेस के अंदर है और ये फंड रेज करता है अपने इक्विटी शेयर से, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से, लोन से या फिर कोई भी रिटेन अर्निंग से। एवरी सोर्स ऑफ फाइनेंस हैज़ अ कॉस्ट एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फंड्स इज नोन एज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कोई भी यहाँ पे जो सोर्स होता है फाइनेंस का उसका एक कॉस्ट होता है और जो ओवरऑल कॉस्ट जो हम ऑब्टेन करते हैं उस फंड से दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो ए कंपनी यूजेस कैपिटल्स टू परचेज एसेट्स, एक्सपैंड ऑपरेशंस, डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड रन इट्स बिजनेस एक्टिविटीज़। तो कोई भी कंपनी जो है वो कैपिटल का इस्तेमाल करती है एसेट्स को खरीदने में, अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने में, फैलाने में, न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में और साथ ही साथ अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को चलाने में। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल को समझना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी डिसीजन मेकिंग के अंदर जो फाइनेंशियल के अंदर हम करते हैं। तो फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन मेकिंग है उसमें हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे काम करता है। क्या मीनिंग है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, ये हम यहाँ पे देखते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स दैट इन्वेस्टर्स डिमांड्स फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स टू अ कंपनी। तो कोई भी अगर इन्वेस्टर है, ठीक है, तो उसका एक क्या होता है यहाँ पे, उसका एक एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होता है जो वो किसी कंपनी में अपने पैसे को अगर लगा रहा है तो वो एक एक्सपेक्ट करता है कि हमको इतना इसमें से रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ 12% ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, द कंपनी मस्ट अर्न एटलीस्ट 12% ऑन द फंड्स यूज्ड। अगर यहाँ पे कोई इन्वेस्टर है जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक कंपनी में जो इन्वेस्ट कर रहा है अपना पैसा, ठीक है, तो ये इससे 12% का क्या चाह रहा है, रिटर्न चाह रहा है, तो उस कंपनी को मस्ट अर्न करना होगा कम से कम 12% अपने फंड्स जो इसने यूज़ किए हैं इस इन्वेस्टर के। इफ़ इट अर्न्स लेस दैन दिस रेट, इन्वेस्टर्स में नॉट बी सेटिस्फाइड एंड द कंपनीज वैल्यू में बी डिक्रीज। अगर ये 12% का अर्न नहीं करता है, इस रेट को ये पूरा नहीं करता है, तो इन्वेस्टर सेटिस्फाई नहीं होता है और कंपनी का जो वैल्यू है वो घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज एंड सर्व्ड एज द बेंचमार्क फॉर इवेलुएटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो खास करके ज़्यादातर परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है और ये एक बेंचमार्क की तरह काम करता है कि आपको इतना तो लाना ही है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि फर्स्ट डिवीजन लाना है आपको कम से कम, ठीक है, 60% आपको कम से कम मार्क्स लाने हैं, दैट इज़ द बेंचमार्क। अब इससे अगर आप नीचे लाते हो तो फैमिली में आपको क्या होते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं आप मतलब अच्छा नहीं किए, बट आप इससे ऊपर कितना भी जाओ, 70% जाओ, 80% जाओ और बहुत अच्छा करो तो 90% तक जाओ, तो ये आपको बेहतर कहेंगे, बहुत अच्छा कहेंगे, ठीक है। तो ये एक बेंचमार्क क्रिएट होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी एक बेंचमार्क होता है, ठीक है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो समझते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्स्ट, हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। Cost of capital is used as a standard for evaluating investment projects. A project is accepted only if its expected return is higher than the cost of capital. तो cost of capital यूज़ किया जाता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है उसके अंदर इवेल्युएशन के लिए, जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट है और उसमें कुछ उम्मीद किया गया है कि हमको इतना रिटर्न मिलना चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल उससे हमेशा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर है और उसने इन्वेस्ट किया है किसी एक बिजनेस के अंदर और वो 12% का डिमांड रख रहा है कि हमको 12% हमने एक्सपेक्ट किया इससे मिलना चाहिए, हम फंड्स दे रहे हैं, तो इसको कम से कम तो 12 तो लाना ही है और
इसके रिटर्न से ज़्यादा ही हमको क्या करना है, एक्सपेक्ट हमको रिटर्न करना है हायर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो यानी 12% से हमको ज़्यादा करना है, ठीक है। इसमें ये हेल्प करता है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बढ़ाने में। सेकेंड, डिटरमाइंस कैपिटल स्ट्रक्चर। इट हेल्प्स मैनेजमेंट डिसाइड द बेस्ट मिक्स ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को मदद देता है कि वो अपना बेस्ट मिक्स करे डेप्ट और जो इक्विटी उसके पास फाइनेंसिंग है उसको। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू मिनिमाइज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म। और इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम से कम करें और वैल्यू जो है फर्म का उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमाइजेज शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स के वेल्थ को बढ़ाना बाय सेलेक्टिंग प्रोजेक्ट्स दैट अर्न मोर दैन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अ कंपनी कैन इंक्रीज इट्स प्रॉफिट्स एंड शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो यहाँ पे हम उस प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं जिसका जो अर्निंग है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बहुत ज़्यादा है। तो उससे क्या होता है, कंपनी तो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाता है, साथ ही साथ शेयर होल्डर्स के वेल्थ को भी यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूजफुल इन बिजनेस वैल्यूएशन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज यूज टू कैलकुलेट द पर्सनस वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। दिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मदद करता है जो भी कंपनी का जो प्रेजेंट वैल्यू है या फिर जो उसका फ्यूचर कैश फ्लो है उसको कैलकुलेट करने में, और ये मदद करता है उसके बिजनेस के वैल्यू को बताने में या फिर उसके इन्वेस्टमेंट को बताने में कि वो कितना अच्छा है, कितना बेहतर है। नेक्स्ट, असिस्ट इन फाइनेंशियल प्लानिंग। इट हेल्प्स मैनेजर्स एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फंड्स एंड प्लान फ्यूचर फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स इफिशिएंटली। तो ये मैनेजर्स को मदद करता है कि वो एक एस्टिमेट बनाए कि कितने उसके फंड्स की ज़रूरत है, ऑब्टेन करता है वो उससे, और फ्यूचर में उसको कितना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, और ये बेहतर तरीके से कर पाता है इससे कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कैपिटल से। नेक्स्ट, मेजर्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्ट्स एज अ बेंचमार्क फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट। इफ रिटर्न्स एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल द कंपनी इज क्रिएटिंग वैल्यू। तो जैसा कि हमने बताया, ये एक बेंचमार्क देता है कि आपको यहाँ तक तो पहुँचना ही है, अपने परफॉर्मेंस से आप यहाँ तक तो पहुँचो ही, और अगर आप इससे ज़्यादा करते हो तो आपका वैल्यू बढ़ जाता है। तो उसी तरह से अगर ये अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा एक्सीड करता है तो इसको वैल्यू इसका बढ़ जाता है, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम इसको कंक्लूड करते हुए बताएंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट रिप्रेजेंट्स द मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स टू अ कंपनी। तो ये कहीं ना कहीं हमको क्या करता है, मिनिमम रिटर्न जो तो ये एक मिनिमम रिटर्न जो इन्वेस्टर्स और लेंडर्स जो है वो अपने फंड्स को कंपनी को दे रहा है, और जो मिनिमम रिटर्न वो रख रहा है वो ये रखता है कि मिनिमम आपको कम से कम इतना तो हम देंगे, ठीक है। तो ये उतना मिनिमम रिटर्न रिप्रेजेंट करता है, और मैक्सिमम तो ये कितना भी कर सकता है, ठीक है। तो एक मिनिमम रिटर्न जो है वो ये अपने इन्वेस्टर्स और लेंडर्स को प्रोवाइड करने के लिए बताता है कि हमारी कंपनी से आपको इतना रिटर्न तो मिलेगा ही। इट प्ले अ वाइटल रोल इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग, बिजनेस वैल्यूएशंस एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। और इसका अहम भूमिका देखने को मिलता है इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस में, कैपिटल के स्ट्रक्चर प्लानिंग में, ठीक है, यानी कि कैसे हम अपने कैपिटल्स को यूज करेंगे, बिजनेस के वैल्यूएशन में, बिजनेस के वैल्यू को बढ़ाने में, और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में। देयरफॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट केयरफुली एस्टिमेट एंड मैनेज इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू अचीव लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसलिए हर एक संगठन, हर एक बिजनेस को यहाँ पे ध्यानपूर्वक अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एस्टिमेट करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए कि हाँ भाई हम 12% दे पाएंगे या फिर 12% से ज़्यादा दे पाएंगे या फिर कम दे पाएंगे, जो भी है एक एस्टिमेट करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, ताकि वो एक लॉन्ग टर्म के लिए अपना ग्रोथ और प्रॉफिट कर सके। तो इस तरह से वो अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिसाइड करेंगे और उसके बाद अपनी कंपनी के वैल्यू को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आज आपका BCOE 143 का सेशन कंप्लीट किया काफ़ी अच्छे से। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आपको क्या करना है, आप एक लाइक कर सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दो, जहाँ पे हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं किया है तो आप उसे यहाँ से परचेज कर सकते हो, shop.hindustanknowledge.com से। यहाँ पर जाके आप आसानी से इसको परचेज कर सकते हो, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580023321 पे मैसेज करके अपने गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।